दोस्तों, मेरा नाम श्री कुमार है और फ़िलहाल मैं पीएचडी कर रहा हूँ जेएनयू से। मैंने 2017 में जेआरएफ क्लियर किया था ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ में। उसके बाद 2019 और 20 में मैंने पॉलिटिकल साइंस और वुमेन स्टडीज़ में नेट क्लियर किया है। ये जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगले हम 2-3 मिनट में कोशिश करेंगे कि क्या वो तरीके हैं, क्या वो स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनके थ्रू ये एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है। क्योंकि हम जानते हैं ये एग्ज़ाम काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें अपीयर कर रहे हैं। तो क्या वो तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू आप कोशिश करें कि एक बारी में एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो कहा जाता है कि अगर आपको कोई जंग जीतनी है तो उससे पहले अपने दुश्मन को समझना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से ये आपका दुश्मन नहीं है, बट स्टिल इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमको उसको सिलेबस को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। किस टॉपिक को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या टॉपिक, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा कम इम्पॉर्टेंट है, किस टॉपिक से आप कंफर्टेबल हैं, किससे कौन सा टॉपिक आपको मुश्किल लगता है। तो ये पहचानने के लिए, और ये सब इंडिविजुअल पर डिफ़र कर सकता है, तो इसीलिए कोई एक स्ट्रैटेजी मैं नहीं कहता कि सबके लिए काम करती है, बट जो तरीका मेरे लिए काम किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहले सिलेबस को लेंगे। सिलेबस जो 10 टॉपिक्स हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आईसीटी, एनवायरनमेंट, और उनके अंदर फिर सब टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, वो सबके पास अवेलेबल हैं। तो उस सिलेबस को देखने के बाद आपको ये आइडिया लगेगा कि हमको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस चीज़ पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, उसके लिए हमको रिलाई करना पड़ेगा पास्ट ईयर्स के पेपर पे, ठीक है। एक तरीका तो ये कि आप पहले पढ़ लीजिए फिर पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप पढ़ने के बाद फोकस नहीं कर पाते कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पेपर सॉल्व करते करते या तो स्टूडेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं पेपर सॉल्व करना, या फिर मतलब वापस आके रेफ़र नहीं करते हैं मटेरियल को और उसमें स्कोर कम आता है। तो एक सिंपल तरीका और लॉजिकल भी मुझे लगता है वो ये है कि आप सिलेबस देखने के बाद पास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं आप एक बार उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, सॉल्व कीजिए। बट सॉल्व इस तरह से मत कीजिए कि मेरे को क्वेश्चंस कितने मेरे को नहीं आता है फिर मेरा स्कोर कम आ रहा है, ऐसे नहीं। आप उससे कंफर्टेबल हो जाइए कि ठीक है, मेरे को कुछ टॉपिक्स इसके आते हैं, कुछ सम टॉपिक्स मुझे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आप एक लिस्ट बनाइए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एनवायरनमेंट से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, पॉल्यूटेंट्स पे क्वेश्चन कोई पूछा गया है, ठीक। तो आप एक लिस्ट बनाइए। उसका ये मकसद होगा कि एक तो आपने फोकस कर लिया, आपने टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिए। तो जब आप वापस ये लिस्ट के बाद जब आप किताब को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बुक को रेफ़र करेंगे, तो उसमें आपका ज़्यादा अटेंशन रहेगा उस टॉपिक पे, क्योंकि जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो ये चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। अब बात आती है कि कौन सी हमको बुक्स रेफ़र करनी है। किसी भी एक पर्टिकुलर बुक पे मैं पर्सनली रिलाई नहीं करता। तो मैंने अपने प्रिपरेशन पे, क्योंकि टॉपिक्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे टॉपिक्स हैं, तो आप दो बुक रेफ़र कर सकते हैं। दिशा पब्लिकेशन की, अरिहंत पब्लिकेशन की, या फिर किसी और की बुक भी आप रेफ़र कर सकते हैं जिसमें वो टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। तो आप तब उस टॉपिक को पढ़िए, उसके सब टॉपिक को पढ़िए। एक बार आपने वो कवर कर लिया, नोट्स बना लिए, उसमें से आइडेंटिफाई कीजिए। नोट्स को मेमोराइज़ करने के लिए सबका अपना तरीका है, कोई निमोनिक्स बनाता है, कोई डूडल बनाता है, या फिर आप सिंपल नोट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद वो टॉपिक कवर करने के बाद वापस से उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिर आप देखेंगे कि ज़्यादातर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर फिर भी ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से आपके सॉल्व नहीं हो रहे, तो आइडेंटिफाई कीजिए कि वो क्वेश्चंस आपके क्यों गलत हुए और उनको अलग से मार्क कर लीजिए। क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का स्कोप होता नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिफाई करना। तो हो सकता है कि आपको रटने पड़े, आपको मेमोराइज़ करने पड़े, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अलग से आइडेंटिफाई करके मेमोराइज़ कीजिए। इसके बाद आता है कि एक बार आपने इस तरह से जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रेजुअली आपके टॉपिक्स ख़त्म होते रहेंगे। और ये सब का सब आपको एक टाइम फ्रेम में डिफ़ाइन करना है। एक चार्ट पेपर पे आपको टॉपिक्स के साथ एक टाइमलाइन डिफ़ाइन करनी है कि मैं ये आईसीटी का टॉपिक एक हफ्ते में या फिर 10 दिन के अंदर कोशिश करूँगा कि ख़त्म कर सकूँ, या ठीक है। तो इस तरह से एक टाइमलाइन में आप उसको डिफ़ाइन कीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप यू विल बी मूविंग इन डायरेक्शन, ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। अब कुछ टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा डायनामिक हैं, जैसे कि पेपर 1 में आप करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एनवायरनमेंट से। तो उसके लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड मटेरियल रेफ़र कर सकते हैं। जीके टुडे की वीडियोस मैंने रेफ़र की थी फॉर एनवायरनमेंट। इसके अलावा जो कि टेक्निकल टॉपिक्स हैं, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड, उसमें मैंने एग्ज़ाम रेस करके चैनल है और भी चैनल्स हैं, तो आप रेफ़र कर सकते हैं, जो कि उन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करें, उन टर्म्स को डिफ़ाइन कर सकें। तो
इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में आपसे कनेक्टेड रह सकें। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया। आप अपने क्वेरीज़ हमको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वी विल बी रिस्पॉन्डिंग उसको। उसके अलावा आई जस्ट होप दिस वीडियो वाज यूज़फुल, आपके काम किया ये वीडियो, और स्टे इन टच। थैंक यू।